फ्रीडम एक्सप्रेस में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूँ हिना आपके साथ और आज हम एक बहुत ही अहम मुद्दे को आपके बीच में लेकर आए हैं। हम आज बात करेंगे सेंट्रल विस्टा को लेकर और सेंट्रल विस्टा का जो इतिहास है, उसको लेकर बात करेंगे क्योंकि सेंट्रल विस्टा सिर्फ़ एक कोई इमारत नहीं है। सेंट्रल विस्टा इस पूरे देश की जो डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र है, वहाँ पर वो साँस लेती है। वो एक ऐसा स्पेस है जहाँ पर हमने निर्भया कांड का जो इतना बड़ा प्रोटेस्ट था, वो हमने वहाँ पर देखा और वहाँ पर कई सारे जो ऐसे प्रोटेस्ट हैं, हमने वहाँ उसको वहाँ होते देखा है। लेकिन अभी जो सरकार मौजूदा सरकार बीजेपी सरकार जो है, वो कई तर्क दे रही है कि हमें क्योंकि वहाँ पे लोगों के बैठने की जगह नहीं है, वहाँ भूकंप आ सकता है इस देश के अंदर, तो वो जो इमारतें हैं, वो सुरक्षित नहीं हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि क्या वाक़ई जो सरकार दावे कर रही है एक ऐतिहासिक धरोहर को लेकर कि वो सही हैं या गलत हैं? इस पर हम पूरे मामले पर चर्चा करेंगे और क्या वाक़ई हमें इस नए सेंट्रल विस्टा जो है जिसका इनॉग्रेशन 10 दिसंबर को पीएम ने किया है, क्या वाक़ई हमें इसकी ज़रूरत है? इस पूरे मामले पर हम बातचीत करेंगे और तफ़सील में जानेंगे कि आखिर इसके सेंट्रल विस्टा के सच्चाई क्या है जो सरकार दावे कर रही है। हमारे साथ एक जाने-माने आर्किटेक्ट हैं और अर्बन प्लानिंग के विशेषज्ञ हैं अभिषेक बिज जी और हमारे साथ मौजूद हैं फ्रीडम एक्सप्रेस के संपादक प्रशांत टंडन जी। अभिषेक जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि नई संसद या सेंट्रल विस्टा को लेकर जो सरकार दावे कर रही है, उसमें कितनी सच्चाई है और क्या वाक़ई हमें आज के वक़्त में एक नए सेंट्रल विस्टा की ज़रूरत है? हिना, थैंक यू कि आपने ये टॉपिक उठाया। ये बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक है कंसिडरिंग हम सबसे बड़ी डेमोक्रेसी इन द कंट्री। सो मैं कुछ दावे जो मेरे को याद है, मैं उनको आपको बताता हूँ कि कैसे वो दावे कंटेस्ट कर सकते हैं हम लोग। तो पहली चीज जो उन्होंने बात करी, वो करी सेफ्टी की, स्ट्रक्चरल सेफ्टी की। कि हमारी जो करंट बिल्डिंग्स हैं वो स्ट्रक्चरली सेफ नहीं है, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक एंड द पार्लियामेंट ऑल्सो, कि वो स्ट्रक्चरली सेफ नहीं है। उसके ऊपर एक बड़ा सिंपल सा अंडरस्टैंडिंग है कि हम उसको, एंड दे नॉट, गवर्नमेंट ये नहीं कह रही कि हम उसको डिमोलिश कर रहे हैं, ठीक है, बिकॉज काफी फ्यूरोर उठा था कि अब ग्रेड 1 बिल्डिंग्स को डिमोलिश कर रहे हैं। तो अभी भी वो यूज पे है। अर्थक्वेक कोई वीजा लेके तो आएगा नहीं। अर्थक्वेक कल भी आ सकता है, परसों भी आ सकता है, तरसों भी आ सकता है, अनफॉर्चुनेटली, राइट। तो पहली चीज, जो अगले 2-2.5 साल में हमारी पार्लियामेंट अभी बननी है या बाकी बिल्डिंग्स बननी है, सो तब तक वो ऑक्यूपेंसी सेफ है, पहला सवाल। दूसरा सवाल, कोई स्ट्रक्चरल ऑडिट हुआ था? आंसर नहीं है, पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं है। एंड आई थिंक काफी क्वेश्चन हुई है गवर्नमेंट को सीपीडब्ल्यूडी के इस लिहाज पे कि आपका स्ट्रक्चरल ऑडिट कहाँ है। तीसरी चीज, फॉर सीपीडब्ल्यूडी इतने साल तक कस्टोडियन इन बिल्डिंग्स का सीपीडब्ल्यूडी था। जब से हमारे 1931 में हमारा नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक और पार्लियामेंट बनी थी, ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स थे उस समय, एडविन लकिन्स एंड हर्बर्ट बेकर, उन लोगों के हिसाब से ये बिल्डिंग बनी थी। उसके बाद से जब से आपको इंडिपेंडेंस मिली है, तब से सीपीडब्ल्यूडी इसका कस्टोडियन है। इतनी अगर वहां पर इतनी अगर बुरे हाल हुए हैं कि तारों के लिए कुछ काटा गया है, एसी इंस्टॉल हुए गए हैं, प्लम्बिंग के लिए कुछ काटा गया है, अगर अपकीप नहीं हुई है, तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि सीपीडब्ल्यू को एक नया खिलौना दे दें कि नहीं जी, अपकीप ठीक नहीं हुई, हमने 70 साल इसकी देखरेख नहीं करी, अब हम नया बनाएंगे। दैट इज नॉट अ गुड इनफ आर्ग्यूमेंट। और एक और चीज, जब पूछा गया कि आप इन बिल्डिंगों को करोगे क्या, तो जवाब इस समय आ रहा है कि हम म्यूजियम बनाएंगे। ठीक है, आपके लिए वो सेफ नहीं है, फिर जनता के लिए सेफ है। म्यूजियम बनाएंगे किसके लिए? जनता के लिए बनाएंगे ना। तो एक तो सेफ्टी का एक ये है। फिर एक आर्गुमेंट जो दिया जाता है, वो दिया जाता है पार्लियामेंट की कैपेसिटी के ऊपर। अब इसकी एक जो बैकग्राउंड है कि हिंदुस्तान में डीलिमिटेशन होगा 2031 में। आई थिंक प्रशांत जी, यू कैन करेक्ट मी अगर मेरी डेट्स गलत होती हैं। 2031 में डीलिमिटेशन होगा, जिससे सीटें बढ़ सकती हैं। अब ये पूरी है स्पेक्यूलेशन, बढ़ सकती हैं, कितनी बढ़ सकती हैं ये कोई डिसाइड नहीं कर सकता। डीलिमिटेशन इज नॉट एन इजी प्रोसेस, बहुत आसान काम नहीं है इसके अंदर कि आपकी पूरी स्टेट कैसे चेंज होगी, कॉन्स्टिट्यूंसीज कैसे चेंज होगी। दिस इज नॉट एन इजी थिंग। तो कितनी सीटें बढ़ेंगी किसी को नहीं पता। हम लोगों ने जो हमारा आर्किटेक्ट्स का एक गुट है जो इकट्ठा हुआ है इसके खिलाफ बताने के लिए, हम लोगों ने एक एक्सरसाइज करी थी जिसमें इस समय की 542 सीटें बढ़ के 690 सीटें हो सकती हैं। बस फर्नीचर अरेंजमेंट को थोड़ा चेंज करने की जरूरत है। और गैलरी अलग, जो गैलरी अवेलेबल है
वो कंप्लीटली अलग, राइट। सो एक ये आर्गुमेंट दी गई है। फिर एक एनवायरमेंट के ऊपर आर्गुमेंट दी गई है। हमने एक कैलकुलेशन ये भी कर रखी है कि इस समय, अच्छा सेंट्रल विस्टा के साथ है क्या कि इस समय पार्लियामेंट को अलग नजरिए से देखा जा रहा है और बाकी बिल्डिंग्स को अलग नजरिए से देखा जा रहा है, जो कि गलत है। ये पूरा 3.25 किलोमीटर का राष्ट्रपति भवन के गेट से इंडिया गेट तक एक डेवलपमेंट है। और पहली स्कीम जो पहली बार कंपटीशन रिवील हुआ था, उसके अंदर ये भी था कि आपकी जो जो बाकी सराउंडिंग इंडिया गेट के हेक्सागन के सराउंडिंग बिल्डिंग्स है, जयपुर हाउस, पटियाला हाउस, ये सब भी डिमोलिश होने थे। ऑल्दो अब या गवर्नमेंट की रियलाइजेशन हुई है, स्कीम डेवलप हुई है, या फ्यूरोर इतना हल्ला इतना हुआ है तो वो चीजें बाहर चली गई हैं। बट ये मेजर मेजर एक डेवलपमेंट हो रही है, जिसको जिसको टुकड़ों में हमारे सामने पेश करा जा रहा है, बट एक्चुअली ये डेवलपमेंट बहुत बहुत बड़ी है। सो एक तो ये भी एक पॉलिसी है। हाँ, तो ये कुछ चीजें जो मेरे को टॉप ऑफ माई हेड मेरे को याद हैं, जो हम आराम से कंटेस्ट करी जा सकती हैं। अच्छा अभिषेक जी, मुझे ये बताइए कि क्या पार्लियामेंट के अंदर अभी इतनी जगह है कि वहां पर पूरा अरेंजमेंट किया जा सके जैसा आप बता रहे हैं? बिल्कुल करा जा सकता है। करंट पार्लियामेंट हमारी इक्विप्ड है इस समय। जस्ट आपको सीटिंग अरेंजमेंट फिर से करना है। जैसे मैंने बोला 542 से 690 सीटें तो आराम से हम लोगों ने, कुछ भी नहीं, एक नक्शा ऑटो कैड पे बना के टेस्ट करके देखा है, उसमें आराम से सीटें इंक्रीज होती हैं। और आपकी, जैसे मैंने कहा, गैलरी स्पेस अभी भी अवेलेबल है, राइट। और जो एक और कारण मेरे को अभी याद आया, जो एक और कारण कहा जाता है कि सीटें बढ़ेंगी डिलिमिटेशन की वजह से। बहुत डेटा अवेलेबल है इस समय जो कहता है 2060 के बाद हिंदुस्तान की पॉपुलेशन घटेगी। तो क्या हम ये सीटें जेन्युइनली सिर्फ 40 साल के लिए बढ़ा रहे हैं? 900 करोड़ की जो हम खर्चा करेंगे वो सिर्फ 40 साल के लिए कर रहे हैं, क्योंकि उसके बाद तो हमारी रिक्वायरमेंट घटेगी। सो कोई सेंस नहीं बन रहा है इस चीज का। ठीक है। प्रशांत जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी और आपसे जानना चाहूंगी कि आप इतने सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं, जाहिर सी बात आपने संसद भी देखी है। हम लोगों ने ये भी देखा है कि जो ब्रिटेन की संसद है वो कितने साल, हजारों साल, मतलब कई साल पुरानी हो चुकी है वो। और अभी हमारी संसद को सिर्फ 100 साल पूरे होने को आ रहे हैं। आप पूरा इस जो सरकार की मंशा है नई संसद को लेकर, इसके पीछे क्या मंशा हो सकती है, ये आपसे जानना चाहूंगी मैं। देखिए, ये तो जो बहुत पिछले हम इतिहास पढ़ते हैं और जो बाहर के आक्रमणकारी आते हैं या कोई डिक्टेटर होते हैं, उनकी एक ख्वाहिश होती है कि वो अपनी कुछ निशानियां छोड़कर जाएं या पिछला सब कुछ जो है वो ख़त्म करें और उनके समय से हिस्ट्री जो है शुरू होती है। ये धारणा आमतौर पे जो कम डेमोक्रेटिक रिजीम्स हैं उनमें देखने को मिलती है। लेकिन उसके अलावा देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो सेंट्रल विस्टा है, दो बातें मैं कहूँगा। एक तो दुनिया में आप चाहे देखिए, दूसरी राजधानियों को देखिए आप, चाहे वो कैपिटल हिल हो, चाहे वो वेस्टमिंस्टर हो, चाहे वो क्रेमलिन हो रशिया का, ये सारे जो सेंट्रल विस्टा हैं, हमारा सेंट्रल विस्टा सबसे खूबसूरत सेंट्रल विस्टा में दुनिया में गिना जाता है। जैसे अभिषेक जी ने कहा कि केवल पार्लियामेंट बिल्डिंग नहीं, वो पूरा एक जो एरिया है राष्ट्रपति भवन से लेके इंडिया गेट के पूरे एरिया तक, वो सेंट्रल विस्टा है। सिमेट्रिकल है, आप वहां से खड़े होकर देखिए तो कितनी खूबसूरत तस्वीर आती है। और वो सेंट्रल विस्टा को डिस्टॉर्ट आप कर रहे हैं बगैर किसी डिबेट के, बगैर राष्ट्रीय बहस चलाए हुए, बगैर कोई अवेयरनेस प्रोग्राम के, बगैर किसी रायशुमारी के। देखिए, ये जो सरकारें आती हैं, चाहे वो इनकी सरकार हो या पिछली सरकार या आगे आने वाली सरकारें, सरकार का काम टैक्स पेयर्स की मनी पे एक निज़ाम को चलाना होता है। ये जो धरोहर है, चाहे वो संसद भवन है, चाहे वो सेंट्रल विस्टा है, चाहे वो लाल किला है, कुतुब मीनार है, जो भी है, ताजमहल है, ये राष्ट्रीय धरोहर है। और मैं विपक्ष के इस आर्गुमेंट को से भी सहमत नहीं हूँ कि जी अर्थव्यवस्था अभी आपकी जो है वो कमजोर है तो आप खर्च कर रहे हैं। कल को अर्थव्यवस्था अच्छी होगी तो क्या आप ताजमहल के सामने कोई 100 मंजिला बिल्डिंग बना देंगे, कोई फ्लाईओवर बना देंगे लाल किले के ऊपर से? तो ये राष्ट्रीय धरोहर है और इसमें सरकार की मिल्कियत नहीं है, देश के हर व्यक्ति की मिल्कियत है। तो इस लिहाज से ये
मुझे बिल्कुल उचित नहीं लगता। दूसरा जो इवेंट हुआ उसके बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो उसके शिलान्यास का इवेंट हुआ वो उसमें सेंट्रल पोजीशन में मुख्य तौर पर नरेंद्र मोदी रहे फोटो ऑप में। हमारे संविधान में बिल्कुल साफ साफ डिमार्केशन है सरकार, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और विधायिका का, यानी पार्लियामेंट और विधानसभाओं का। तो ये जो इवेंट है, ये जो जो पार्लियामेंट हाउस का इवेंट था, ये या तो स्पीकर और सभापति होते या राष्ट्रपति होते, जो तीनों अंगों के ऊपर है। ये एक जो सीमा को लांघा गया है, ये बिल्कुल गैर मर्यादित है और इसको आगे आने वाला इतिहास बहुत ही बुरा लिखेगा। जी। मैं आपसे जानना चाहूंगी अभिषेक जी, मैं आपके पास आना चाहती हूँ कि हम लोग देखें तो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और फिनलैंड जैसी जो कंट्रीज हैं वो अपनी जितने भी उनके धरोहर हैं या फिर जितने भी हेरिटेज हैं उनके लिए वो एक कॉन्सेप्ट अपनाती हैं, अडॉप्टिव रीयूज का कॉन्सेप्ट अपनाती हैं। तो उसके तहत ये होता है कि अपने दर्शकों को मैं बताना चाहूंगी कि उसके तहत ये होता है कि जो आपके हेरिटेज हैं अगर उनको कोई नुकसान पहुंचा है तो सरकार जो है वो वहीं पर उसी हेरिटेज को रिनोवेट करती है, उसको प्रिजर्व करने की कोशिश करती है, ना कि कोई नया जो अपना हेरिटेज है उसको बनाती है। क्या हमारे पास अभिषेक जी कोई ऐसा सिद्धांत है या कोई ऐसा मॉडल है जिसके तहत हम लोग अपने जितने भी हेरिटेज है उसको संभाला जा सके? जी बिल्कुल है, जी बिल्कुल है। इसको मैं थोड़ा सा अलग तरीके से आंसर करता हूँ। अगर ये मान लीजिए अगर ये प्रोजेक्ट करना भी था, लेट्स से ये लेजिट प्रोजेक्ट है और बिल्कुल जायज प्रोजेक्ट है, तो इसका प्रोसेस एक सिंगल टेंडर से नहीं होना चाहिए था, कंप्लीटली नहीं। मेरे हिसाब से इसका पहला प्रोसेस होता, इस पूरे एरिया का एक अर्बन डिजाइन, अर्बन प्लानिंग एक्सरसाइज होनी चाहिए थी। चाहे वो पब्लिक कंपटीशन से करते या क्लोज टेंडर से करते, वो एक अलग कहानी है, सबके अपने अपने ओपिनियन है। मेरे हिसाब से जैसे इसकी सैंक्टिटी बहुत ज्यादा है हिंदुस्तान में, दिस इज एकदम सबसे ज्यादा प्राइम लैंड है ये, तो मेरे हिसाब से तो ये पब्लिक कंपटीशन होना चाहिए था। अनपब्लिक, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, हर एक जने ने वहां पर एक्चुअली जितने भी दिल्ली वासी हैं वहां पर आइसक्रीम खाई है, पिकनिक करी है, फ्रिस्बी उड़ाई है, क्रिकेट खेला है, शादी की फोटो खिंचवाई है, मतलब ये बहुत मायने रखता है ये पूरा एरिया। तो इस पूरे एरिया के लिए सबसे पहले तो एक अर्बन प्लानिंग या एक अर्बन डिजाइन एक्सरसाइज होनी चाहिए थी, जिसके बेसिस में आप ये डिसाइड करते कौन सी बिल्डिंग रखनी है, कौन सी मेंटेन करनी है, किसका स्ट्रक्चरल ऑडिट कराना है, किसका हेरिटेज ऑडिट कराना है, किसका प्रोग्राम ऑडिट कराना है, किसका कॉस्ट ऑडिट कराना है, किसका डेमोलिशन ऑडिट कराना है। तो पहली चीज तो ये होती। उस एक्सरसाइज में जब आप ये एस्टैब्लिश कर लेते थ्रू एक्सपर्ट्स कि आपने ये 4 चीजें छूनी है, ये 4 चीजें नहीं छूनी, फिर आप बिल्डिंग पर बिल्डिंग, लैंडस्केप पर लैंडस्केप, आप फिर उसका आर्किटेक्चरल सोल्यूशन ढूंढते, जिसमें अडेप्टिव रीयूज भी एक हो सकता था। मान लीजिए अगर ये जो मैं एक्सरसाइज कह रहा हूं जो हमने पार्लियामेंट की करी, अगर हम एकजुट होकर ये प्रेजेंट करते, मौका मिलता गवर्नमेंट को प्रेजेंट करने के लिए, देखिए जी आप इसी पार्लियामेंट में अकोमोडेट कर सकते हैं, तो पार्लियामेंट अच्छा खासा अडेप्टिव यूज कर सकती थी, उस गवर्नमेंट यूज कर सकती थी उस पार्लियामेंट, करंट हमारी पार्लियामेंट का। तो वो स्ट्रैटेजी उस हिसाब से बनती कि कौन सी, बिल्कुल कुछ बिल्डिंग हमारी कृषि भवन वगैरह अच्छे हालात में नहीं है, बिल्कुल सही है, बट डिक्लेयर कर देना कि अनसेफ है और इसकी बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको गिरा दो, ये बहुत ही ज्यादा, मतलब आप किसी मतलब छोटी सी बगल की बिल्डिंग की बात नहीं कर रहे, आप अगेन आप मेजर मेजर लैंडमार्क की बात कर रहे हैं। तो उस हिसाब से बिल्कुल होता है। एक आपने जैसे उदाहरण सर ने भी दिया कि वेस्टमिंस्टर एक हमारा बहुत अच्छा उदाहरण है यूके का, जब उसके अंदर बहुत मेजर रेनोवेशन हुई एंड मेजर पार्ट ऑफ वेस्टमिंस्टर की जो एक्टिविटी है वो मूव टू यॉर्क, द सिटी वाज चेंज्ड। सो वो भी डिस्कशंस उस प्लानिंग लेवल पे हो सकती है कि हो सकता है कि कुछ चीजें हमें यहां से नहीं रखनी, हम वी डिसेंट्रलाइज। और ये डिसेंट्रलाइज का बोलते बोलते मेरे को ध्यान आ रहा है कि हमारी जो मास्टर प्लान है, दिल्ली का मास्टर प्लान है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन है टू डिसेंट्रलाइज। तभी हमारी ये सीबीडीज बनी थी, नेहरू प्लेस, बीकाजी कामा, सीपी, राजेंद्र प्लेस वगैरह वगैरह। इसका इंटेंट ही ये था कि हम डिसेंट्रलाइज करेंगे। दूसरे तरीके से, शायद मैं थोड़ा डाइग्रेस कर रहा हूँ, दूसरे तरीके से एक हमारा मुद्दा है गवर्नमेंट का डिजिटल इंडिया।
हम लोग पिछले 8 महीने से हर कंपनी हर जगह वर्क फ्रॉम होम कर रही है। इस सिनारियो में हर जने को सेंट्रलाइज करना आपके मास्टर प्लान के भी खिलाफ है, आपके डिजिटल इंडिया के भी खिलाफ है और कॉमन सेंस के लिए भी खिलाफ है, राइट? सो सॉल्यूशन जरूर निकलता, बट तरीके से। अच्छा, ठीक है। प्रशांत जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपने अभी पब्लिक स्पेसेस की बात की कि ये सरकार के धरोहर नहीं है, ये जनता के धरोहर, जनता का इस पे पूरा हक है। हम लोग जैसे देखें कि अभी जो हम लैंड को देखें और लैंड यूज को देखें कि किस तरह से सेंट्रल विस्टा से पहले 60-40 का रेशियो चलता था कि 60% जो है वो जनता के लिए जमीन हुआ करती थी दिल्ली में, और 40% जो है सरकार के इस्तेमाल के लिए हुआ करती थी। लेकिन जैसे सेंट्रल विस्टा का पूरा प्रोजेक्ट आता है तो डीडीए ने मार्च में एक नोटिफिकेशन निकाला जिसमें 95% जमीन सरकार को इस्तेमाल करने के लिए दे दी और 5% जो है वो जनता को इस्तेमाल करने के लिए दे दी है। तो जाहिर सी बात है कि इस तरह से जो पब्लिक स्पेसेस हैं, यानी कि पब्लिक का जो एक जमीन पर जो अधिकार था वो एक तरह से कम किया गया है। तो क्या आप किस तरह से इस पूरे उसको देखते हैं, और क्या वाकई सरकार जो है जमीन पर कब्जा कर रही है इलीगल तरीके से? ओपन स्पेसेस लगातार कम हुए हैं और ये ओपन स्पेस की एक अलग डिबेट है और उसको हम कहीं और भी कर सकते हैं। ये जो ओपन स्पेस है ये बहुत सैक्रोसेंट है। देखिए, आप अभी इंडिया गेट आप जाइए, आप देखिएगा कि देश भर के टूरिस्ट वहां आते हैं, फोटो में खिंचाते, जैसा अभिषेक जी ने कहा कि फोटो में खिंचाते हैं लोग, अपनी मैरिज एनिवर्सरी में आके फोटो खिंचाते हैं वहां पे। वो जो सीट ऑफ गवर्नमेंट है, जो देश की जनता उससे एक जुड़ाव है, उसका संवैधानिक जुड़ाव है उससे, देश के सब नागरिकों का, और जो विदेश के भी जो लोग आते हैं उनका भी जुड़ाव है कि वो भारत की सीट ऑफ गवर्नेंस को देखें। तो उस जुड़ाव में अगर वो ओपन स्पेस नहीं होगा तो जो आज आप जाते हैं फोटो खिंचाते हैं और लोग घूमते हैं और एक जिसको कहें कि एक जहनी रिश्ता बनता है आपका सरकार से, लोकतंत्र से, डेमोक्रेसी के इंस्टीट्यूशन से, तो एक तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अब ये बनने के बाद मुझे नहीं लगता कि ये जो ओपन स्पेसेस है वहाँ रहेंगे और पूरा एरिया जो है वो एक कॉर्डन ऑफ एरिया हो जाएगा जो सिर्फ सरकारी गाड़ियाँ वहाँ पे आए जाएंगी। एक बात। दूसरी चीज देखिए, ये जो सेंट्रल विस्टा है या कोई भी सरकारी इमारत है, उसका रिफ्लेक्शन होना चाहिए हमारी संस्कृति पे। इवन ब्रिटिश ने भी जब पार्लियामेंट बनाई तो इसको 64 योगिनी मंदिर से इंस्पायर किया उस डिजाइन को। तो आप ये जो पार्लियामेंट अब बन रही है, ये एक मतलब एक और सरकारी दफ्तर नुमा बिल्डिंग वो दिख रही है मुझे, ज्योमेट्रिकल शेप में। ज्योमेट्रिकल शेप की बिल्डिंग्स हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है उसमें नहीं आपको मिलेगा, ना हमारे मंदिरों में मिलेगा, ना हमारे दूसरी धरोहर में आपको इस तरीके के डिजाइन मिलेंगे। तो जो सेंट्रल विस्टा या जो इतनी इंपॉर्टेंट प्लेस है वो कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति को, हजारों साल पुरानी जो आर्किटेक्चरल संस्कृति है उसको रिफ्लेक्ट करती तो अच्छा होता। तीसरी एक बात इंपॉर्टेंट है कि जब उसमें जो अभिषेक जी ने भी बात कही, आप उसमें कोई पेबल नहीं लगा सकते। जैसे मान लीजिए कनॉट प्लेस है तो कनॉट प्लेस के बरामदे और उसके पिलर्स का एक खास थीम है। ऐसा नहीं हो कि कल को मैं एक दुकान खरीदूं और मैं अपने हिसाब से वहां पे पिलर बना लूं। तो ये जो सेंट्रल विस्टा है उसमें अगर आप बना भी रहे थे तो आप एक उसको, उसकी जो टोनैलिटी है पूरी, उसको बरकरार रखते हुए करते, वो बरकरार नहीं रखा गया। ये जो बिल्डिंग का नक्शा और तस्वीर सामने आई है वो उसमें एक पैच की तरह, एक पेपर की तरह लग रहा है। मैं ना दो चीजें ऐड करना चाहूंगा, सॉरी। एक तो जो आपने पब्लिक स्पेस की बात करी, तो एक मैं सबको बताना चाहूंगा कि जो इसका अर्बन डिजाइन था, जो इस पूरे एरिया का था, वो ये था कि जनपद तक, अगर हम रायसेना हिल से नीचे उतरते हैं, जनपद तक गवर्नमेंट ऑफिसेस सारे खत्म हो जाएंगे। लैंड यूज जो था अभी तक गवर्नमेंट ऑफिसेस था, रिस्ट्रिक्टेड था जनपद तक। जनपद के बाद सारा पब्लिक एमिनिटी शुरू होना था, पब्लिक फैसिलिटी शुरू होना था। आईजीएनसीए भी आप नोटिस करेंगे, नेशनल म्यूजियम भी आप नोटिस करेंगे और ओपन पार्क्स भी आप नोटिस करेंगे।
इस समय गवर्नमेंट ने जो किया है, पब्लिक लैंड को कन्वर्ट कर दिया है गवर्नमेंट यूज के लिए, एंड नॉट ओनली गवर्नमेंट यूज के लिए, हाई सिक्योरिटी गवर्नमेंट यूज के लिए। आप लोग सारे इस समय कभी भी नॉर्थ ब्लॉक पार्लियामेंट गए होंगे, कितनी वहां पर चेकिंग रहती है, आईडी चेक होता है, आधार चेक होता है, नॉर्थ ब्लॉक रायसीना हिल चढ़ने से पहले वगैरह। और जैसे जैसे आप वहां से दूर जाते रहते हैं, वैसे वैसे आप खुला है आपके लिए, मतलब जैसे हमने पहले कहा पिकनिक में रहे, अब ये गवर्नमेंट ऑफिसेज पूरा इंडिया गेट तक स्ट्रेच होंगे पूरा। एक तो पब्लिक लैंड तो डेफिनेटली 80 एकड़ पब्लिक लैंड डेफिनेटली यूसर्प किया गया है, अपने अंदर लिया गया है। आर्गुमेंट उसकी ये दी जा रही है कि नहीं जी, पीछे राष्ट्रपति भवन के पीछे जो लैंड है वो हम खोल देंगे। अब दो चीजें उसमें भी, आप जो लैंड दे रहे हैं उसका सेंट्रल विस्टा से कोई कनेक्ट ही नहीं है, बिकॉज उसके अंदर बीच में आपकी आ गया राष्ट्रपति भवन, जो आप लांग नहीं सकते। आपको ये पार की, ये पब्लिक लैंड की एंट्री होगी मदर टेरेसा क्रिसेंट से, पिछली तरफ से। और दूसरी चीज, ये क्या सोल्यूशन हुआ कि हम प्रेसिडेंट लैंड दे रहे हैं, तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं अच्छा नहीं मैं लैंड ले रहा हूं और आप गवर्नमेंट प्रेसिडेंट से आप लैंड ले लीजिए। वो लैंड अगर आपको देना है तो वो तो वैसे भी ओपन लैंड है, वो तो वैसे भी ओपन लैंड है, करंटली हाई सिक्योरिटी जोन में आता है। दूसरी चीज जो सर कह रहे थे कि वो भी बिल्कुल सही है कि हर एक जगह की टोनैलिटी होती है। इस समय हमारे पास गाइडलाइंस हैं कि कोई भी चीज इंडिया गेट से ऊंची नहीं होनी चाहिए एक्सेप्ट द गुंबद, ठीक है। हमारी जो नई पार्लियामेंट वो 20 फुट ऊपर है इस समय, और आप जो ये 6 माले से 9 माले तक की बिल्डिंगें अब नहीं, हम जिसको सेंट्रल सेक्रेटेरिएट अब बोला जा रहा है, नई बिल्डिंगें जो आ रही हैं 5-5 दोनों तरफ से, ये ट्री लाइन के ऊपर जाएगी, विच इज ऑल्सो अगेंस्ट जो हमारे प्लानिंग प्रिंसिपल थे वहां के। अब आप देखेंगे रायसीना से वापस अगर कोई भी आपको खूबसूरत फोटो याद होगी हमारे सेंट्रल विस्टा की, तो पेड़ ही पेड़ दिखते हैं और सब कुछ उसके पीछे दिखता है। इस समय वो बिल्डिंग इरप्ट होके ऊपर आएगी। सो नॉट ओनली कि ऑन ग्राउंड प्रॉब्लम है, ऑन ग्राउंड तो है ही है, लैंड लिया गया है। दूसरा वो पूरी की पूरी जो प्लानिंग प्रिंसिपल है उसकी इस समय बिल्कुल डिसरिस्पेक्ट करी जा रही है। अच्छा प्रशांत जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो ऐतिहासिक धरोहर जो है उसको देखा जाए कि जिस तरह से किताबों से इतिहास जिस तरह से बदलने की कोशिश की है अब तक के दौर में, मोदी सरकार के दौर में देखा जाए, तो क्या वाकई सरकार इमारतों के जरिए इतिहास बदलने की कोशिश कर रही है या फिर ऐतिहासिक धरोहर जो है उनको खत्म करने की कोशिश कर रही है? देखिए, इनका अजीब सा कॉन्सेप्ट है आइडिया ऑफ इंडिया के बारे में, और वो आइडिया ऑफ इंडिया हमारी जो फ्रीडम स्ट्रगल है और उसके जो वैल्यूज हैं, उसके जो प्रिंसिपल्स हैं, उसकी जो हिस्ट्री है, उससे मैच नहीं खाता है, क्योंकि वो ये थे भी नहीं, फ्रीडम स्ट्रगल में ये थे भी नहीं, तो उस वैल्यूज को ये रिजेक्ट करते हैं। और जब आप उस वैल्यू को रिजेक्ट करेंगे तो आपका जो आइडिया ऑफ इंडिया है वो बिल्कुल डिफरेंट है जो आइडिया ऑफ इंडिया पिछले 70 साल में हमने अंग्रेज से भारत को लेने के बाद बनाया है। तो ये एक अजीब सा जो है खिचड़ी, और उसमें भी कोई क्लियर पिक्चर नहीं है। अगर क्लियर पिक्चर होती तो इस तरीके का पार्लियामेंट का डिज़ाइन नहीं आता, जैसा अभिषेक जी बता रहे हैं, जैसा तस्वीरों में हमने देखा। दूसरा एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, देखिए वहाँ पे अर्बन आर्ट्स कमीशन है, वहाँ दूसरी और एजेंसीज हैं जो कि उसकी आर्किटेक्चरल वैल्यूज़ को, एस्थेटिकल वैल्यूज़ को देखती हैं। मुझे एक किस्सा याद आता है कि वहाँ पे जब देश आज़ाद हुआ तो इंडिया गेट के ठीक पीछे कैनोपी है, वो कैनोपी में पहले जॉर्ज पंचम की मूर्ति लगी हुई थी, उसको हटाया गया, हटा कर उसको सिविल लाइन्स में रख दिया गया कोरोनेशन पार्क में। बहुत डिमांड आई कि वहाँ पे महात्मा गांधी की स्टैचू लगा दी जाए। इसको अर्बन आर्ट्स कमीशन ने अप्रूव नहीं किया। क्यों अप्रूव नहीं किया? कि फादर ऑफ नेशन के वहाँ अगर स्टैचू लगेगा तो जो इंडिया गेट का जो इम्पोर्टेंस है, जो उसकी अहमियत है, वो कम होगी, और वो एक दो एपिसेंटर उसके हो जाएंगे उस सेंट्रल विस्टा के। इसलिए वो देखिए कि कैनोपी आज भी खाली है, और सारे सरकारों ने, पिछली जितनी सरकारें आई, सबने इस बात को माना अर्बन आर्ट्स कमीशन की, तो वो कैनोपी खाली है। वहाँ लोग फोटो खिंचाते हैं जरूर खड़े होकर, लेकिन वो कैनोपी खाली है। तो उसकी जो सैंक्टिटी है उसको इन्हें समझना चाहिए था,
अभिषेक जी, जैसे कि इस पूरे प्रोजेक्ट को हम देखें तो इसका ना तो हेरिटेज ऑडिट किया गया है, ना ही एनवायरमेंटल ऑडिट किया गया है, और इसके खिलाफ काफी विरोध प्रदर्शन भी चल रहा है। साथ में सुप्रीम कोर्ट में भी कई याचिकाएं मौजूद है इस पूरे प्रोजेक्ट के खिलाफ। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि एक आप आर्किटेक्चर है, जाहिर सी बात है, और आर्किटेक्ट हैं, जाहिर सी बात है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इन फ्यूचर जब ये पूरा जिस तरह से इसके पूरे काम पर अभी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई हुई है, क्या क्या नुकसान और देखने को मिल सकते हैं? ओके, मैं आपको थोड़े फिगर्स आपके साथ शेयर करता हूँ। हमारे अंदाजे से, और मैं बार बार हमारे अंदाजे से इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन बहुत लिमिटेड है इसके बारे में। हमारे अंदाजे से 3.25 लाख करोड़ 3.25 करोड़ स्क्वायर फीट का बिल्टअप कंस्ट्रक्शन है यहाँ पर। ये अगर हम कार्बन फुटप्रिंट ऑफसेट करने की बात करें, जिसमें हमें पेड़ लगाने पड़ते हैं इतनी बड़ी डेवलपमेंट, तो 416 स्क्वायर किलोमीटर के पेड़ लगाने पड़ेंगे। मतलब देहरादून, सूरत, भुवनेश्वर से ज्यादा हमारे को इसको पेड़ लगाने पड़ेंगे इसको ऑफसेट करने के लिए। सिर्फ सरिया, कंक्रीट, सैंड लाने के लिए, जिससे आरसीसी बनता है, सिर्फ इतने सामान लाने के लिए सेंट्रल विस्टा के डेवलपमेंट के लिए 5 साल तक डेली 450 ट्रक अप्लाई करेंगे। इसका आर्गुमेंट ये हो सकता है कि नीचे हम बैचिंग प्लांट लगाएंगे। चलो बैचिंग प्लांट लगाएंगे। बैचिंग प्लांट को लगाने के लिए भी जितना आपको लैंड चाहिए, आपको जितना वहां पर मतलब रेता तो बाहर से ही आएगा, कंक्रीट तो बाहर से ही आएगा, आप बनाओगे अंदर, मिक्सिंग वहीं पर करोगे, राइट? तो आप सोचिए 450 ट्रक डेली आने के लिए पोल्यूशन पे इम्पैक्ट, ट्रैफिक पे इम्पैक्ट, हेल्थ पे इम्पैक्ट, ठीक है? 2000 से ऊपर पेड़ कटने, ये बोल रहे हैं हम ट्रांसपोज करेंगे। 150 साल 200 साल पुराना बनियन का पेड़ ट्रांसपोज करना, खैर हमारे आई एम श्योर मुझसे ज्यादा ज्ञानी लैंडस्केप वाले हैं जो ये बताएंगे पॉसिबल है कि, बट इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट इफ नॉट इम्पॉसिबल टू डू, ठीक है? 23 लाख लोगों का साल का पानी इसकी कंस्ट्रक्शन में जाएगा। 23 लाख लोग का साल का पानी इसकी कंस्ट्रक्शन में जाएगा। और इसके बाद बनने के भी बाद 70,000 लोग अकोमोडेट करने, 70,000 लोगों की प्राइवेट गाड़ियां इस पूरे सेंट्रल एरिया में, उसका ट्रैफिक इंपैक्ट तो नोएडा गुड़गांव पहुंच जाएगा। तो ये कुछ बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशंस हैं, इसके लिए बहुत ज्यादा टेक्निकल नॉलेज भी नहीं चाहिए। दिस इज जस्ट कॉमन सेंस कि इसका इंपैक्ट इज अनफैथमेबली डेंजरस, बहुत ज्यादा दर्दनाक ये हो सकता है अगर ये पूरा। और आसपास के जितने मॉन्यूमेंट्स और हेरिटेज है उनको भी नुकसान पहुंचने के वो तो पहुंचता ही पहुंचता है, वो तो पहुंचता ही पहुंचता है, बिल्कुल पहुंचता ही पहुंचता है। मैंने एक वो भी एक एग्जांपल हमारा ये भी है कि जैसे आईजीएनसीए है, आईजीएनसीए अभी कुछ ही तो 24-25 साल पहले ही तो बनी थी 600 करोड़ के बाद। मतलब वो वेस्ट नहीं है पब्लिक मनी का। एंड वन पॉइंट जो भूल जा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर रेजिडेंस, 7 रेस कोर्स रोड 7 मिनट भी दूर नहीं है। अगर नॉर्मल ट्रैफिक हम जैसे आप लोगों से हुआ, और उनकी तो अलग से कॉन्वॉय निकलेगी, 7 मिनट दूर नहीं है। और 7 रेस कोर्स पे इतना खर्चा हुआ है, अंडरग्राउंड टनल्स बने हैं अपेरेंटली, जो सफदरजंग एयरपोर्ट को लेके जाते हैं, और पीएमओ बना है, उसको ट्रांसफर करने की क्या जरूरत है? ये प्रोग्राम आया कहां से? तो ब्रीफ में भी नहीं था। खैर मुझे नहीं पता आपका वक्त है कि नहीं है, ब्रीफ की एक अलग ही कहानी है कि कैसे ब्रीफ अवार्ड हुई थी और कैसे दिया जा रहा है। तो बहुत ज्यादा इसमें गैप्स हैं पूरे के पूरे प्रोजेक्ट में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक जी, हमें अपना कीमती वक्त देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत टंडन जी, हम सबके साथ जुड़ने के लिए। जैसे कि हम लोगों ने पूरे मुद्दे पर बात की और हमें मालूम हुआ कि एक आने वाले वक्त में ये कितना ज्यादा नुकसान कर सकता है सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट, और सरकार जो है जिस तरह से वो काम कर रही है पूरे उसको लेकर, वो एक अथॉरिटोरियन, एक डिक्टेटरशिप की तरह काम कर रही है। जबकि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं और उसमें कहीं डेमोक्रेसी की जो है वो झलक नजर नहीं आती है, और ये झलक जो नया सेंट्रल विस्टा बनने वाला है उसमें भी नजर कम आती है, या फिर कहें तो नहीं नजर आती है। आप सबका हमें वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखते रहिए फ्रीडम एक्सप्रेस। थैंक यू।